Hello everyone, welcome you all in our next lecture of GST। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि नाम से पता चल रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। पहले बात करते हैं थोड़ी सी सप्लाई की। सप्लाई हम ऑलरेडी हमारी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सप्लाई की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सप्लाई क्या होती है, और अगर हमारा जो केस है वो सप्लाई है तो सरकार को टैक्स भरना है, अदरवाइज सरकार को टैक्स नहीं भरना। ये हुई पुरानी बात। अब बात करते हैं इस चैप्टर की टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर क्या बताएगा? ये बताएगा कि उस सप्लाई का टाइम क्या माना जाएगा। यानी कि जो सप्लाई हमारी हो रही है, फॉर एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। हमारा बैच चल रहा है कंटिन्यू 10 महीने के लिए। आज से 10 महीने पहले हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, अब ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। तो मैं आपको टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक सप्लाई है। यहाँ तक हमारी बात। तो मैं आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या करूंगा? जीएसटी चार्ज करूंगा, और वो जीएसटी मुझे सरकार को पे करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे वो जीएसटी सरकार को पे कब करना है? बैच स्टार्ट हुआ तब, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या बैच जब खत्म होने वाला है तब, या बैच खत्म होने के बाद? या फिर क्या इस चीज को पेमेंट से लिंक किया जाए कि आप जैसे-जैसे पैसे देते जाओगे उस फीस के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करता रहेगा। तो जो हमारी सप्लाई है, उस सप्लाई के अंदर उस सप्लाई का एग्जैक्ट टाइम क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई किसे बोला जाएगा, वो चीज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हमारा एग्जैक्टली टाइम ऑफ सप्लाई है क्या। तो उसको पेमेंट से लिंक करना है या सर्विस से लिंक करना है, कैसे लिंक करना है, वो हमारा ये चैप्टर बताएगा टाइम ऑफ। इसको हम एक और नाम देते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोला जाता है कि किस पॉइंट पे टैक्स लगाना है, या कह लो टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई का टाइम कब माना जाएगा, यानी कि सरकार को जो टैक्स पे करना है वो कब आपने पे करना है। ये जो हमारा चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर मेजरली हम 2 सेक्शन कवर करने वाले हैं। एक आपका सेक्शन 12 सीजीएसटी एक्ट का, और दूसरा हमारा सेक्शन 13 सीजीएसटी एक्ट। जो हमारा सेक्शन 12 है सीजीएसटी एक्ट का, वो बताता है कि जब गुड्स की सप्लाई होगी तो प्रोविजन कैसे चलेंगे। और जो सेक्शन 13 है हमारा, वो बताता है सर्विसेज के केस में प्रोविजन कैसे चलेंगे। यानी कि ये जो छोटा सा हमारा चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट चलता है सेक्शन 12 यानी गुड्स के केस के लिए, और दूसरा पार्ट हमारा चलता है सेक्शन 13 यानी कि सर्विसेज के केस। ऑलमोस्ट प्रोविजंस जो है मेरे गुड्स और सर्विसेज के लिए सिमिलर है, लेकिन दोनों अलग-अलग सेक्शंस है आपके सीजीएसटी के, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि क्या इनके अंदर डिफरेंस रहता है। गुड्स के केस में क्या प्रोविजन आएंगे और सर्विस के केस में आपके क्या प्रोविजंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 12 डिस्कस करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर के एंड में हमारे पास ये कंक्लूजन हो जाएगा कि जो चीज सप्लाई है सरकार को टैक्स भरना है, वो टैक्स किस टाइम पे भरना है, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या माना जाएगा। नंबर 1 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या माना जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, या फिर उसके ऊपर मेरी जो लायबिलिटी है सरकार को टैक्स भरने की, पेमेंट की, वो लायबिलिटी मेरी कब डिसाइड होगी, कब पे किया जाएगा। ये इस चैप्टर के अंदर हम सीखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका सेक्शन 12 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन 12 आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सेक्शन 12 हमारा दिया हुआ है, ऊपर मेंशन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जो हमारा सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो सेक्शन 12 हमारा बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो गुड्स के अंदर सबसे पहले सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, सब सेक्शन 1 सॉरी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्या कहता है आपका? कहता है लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स। आपकी जो लायबिलिटी है टैक्स भरने की, किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर। अंडरलाइन कर लीजिए, गुड्स के ऊपर। सेक्शन 12 जो है मेरी गुड्स की बात कर रहा है। सर्विस के लिए सेक्शन 13 पे आएंगे। तो सेक्शन 12 कहता है लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स जो है शैल अराइज, कब अराइज होगी लायबिलिटी? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी कि मेरी जो लायबिलिटी है सरकार को टैक्स भरने की, किस चीज पे? अगर गुड्स की सप्लाई है तो, सर्विस की नहीं, गुड्स की सप्लाई है तो वो लायबिलिटी सरकार को टैक्स भरने की कब आएगी? जब उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो उसने उस टर्म को क्या नाम दे दिया? टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन।
और टाइम ऑफ सप्लाई कहां पता चलेगा, इस सेक्शन के अंदर पता चलेगा। यानी कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 एक सिंपल सी बात कहता है कि इस सेक्शन के अंदर आपको पता चलेगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और वो जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई को बोला जाएगा ये मेरी लायबिलिटी अब जनरेट होगी, अराइज होगी, सरकार को टैक्स भरा जाए। तो सेक्शन पढ़ते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई है क्या। तो सेक्शन 2 ध्यान से समझे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। अंडरलाइन कर लो, अर्लियर अर्लियर यानी विच एवर इज अर्लियर। नीचे दो केस बता दिए, ए और बी। जो भी पहले होगा आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। नीचे देखते हैं ए क्लोज इसका क्या कहता है। ए क्लोज कहता है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। ये बात करी उसने सब क्लोज ए में। क्लोज बी क्या कहता है, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो इसने सबसेक्शन 2 में दो बातें बोली, एक क्लोज ए में एक क्लोज बी में, और ऊपर एक बात बोल दी विच एवर इज अर्लियर। यानी कि ए और बी में जो भी पहले होगा, ए और बी में जो भी पहले होगा उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब ए क्या है, ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन बिल काटा किसने, सप्लायर ने, और या फिर मतलब कि अगर अभी बिल नहीं कटा तो लास्ट डेट जो थी इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। आपको ध्यान हो सेक्शन 31 हम ऑलरेडी हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं इनवॉइस के चैप्टर में। सेक्शन 31 हमें बताता है कि हमें कितने पीरियड के अंदर बिल काटना होता है। सेक्शन 31 हमें ड्यू डेट बताता है कि आज आपने कोई चीज बेची है तो भाई इतने दिन तक उसका बिल काट देना। ये बात कौन बताता था, सेक्शन 31। अभी दोबारा एक बार रिवाइज क्या कहता है, टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। तो क्लोज ए ने दो बात बोली, क्या था, जिस दिन सप्लायर ने बिल काट दिया या फिर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो उसकी लास्ट डेट बनती थी काटने की, उनमें से जो भी पहले हुआ वो ले लो। और या फिर डी क्लोज क्या कहता है, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लायर, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई। यानी कि इसने, अगर मैं क्रक्स में बात करूं सब सेक्शन 2 में, तो दो बातें बोली, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस पहले काट दिया, अगर आपने बिल काट दिया तो वही सरकार को टैक्स जमा कराओ, टाइम ऑफ सप्लाई। बिल नहीं काटा, पेमेंट आ गई, तो पेमेंट आ गई तो भी क्या है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई भर के सरकार को जमा। तो क्या कहता है सेक्शन 12, कहता मैंने अगर आपको आज कोई चीज बेची तो उसका टैक्स मुझे सरकार को जमा कब कराना है, दो केस बोल दिए, इनवॉइस मैंने जो बिल काटा वो, या फिर पेमेंट आपने जब मुझे पेमेंट करी वो, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा और मुझे सरकार को पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बिल नहीं काटता तो उसने एक बात और लिख दी क्लोज ए में, कहता अगर आप बिल नहीं काटोगे तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट बनती है बिल काटने की, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इन शॉर्ट क्या बना, इनवॉइस या फिर इनवॉइस काटने की जो लास्ट डेट है, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज आपकी पहले हो जाएगी उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सरकार को पेमेंट करनी है। सेक्शन 31 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार नीचे आपका दिया हुआ है, एक बार दोबारा उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 31 देखिए आपका सेक्शन 31 दिया हुआ है सेक्शन 12 के जस्ट बाद। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, जो रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, क्या क्लोज क्या कहता है, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट, जब आपने गुड्स की रिमूवल करी वो, देयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, अगर मूवमेंट है तो जब रिमूवल होगी उस दिन आपको इनवॉइस काटना जरूरी है, या फिर जब मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ होता है तो डिलीवरी के केस में। हम ऑलरेडी सेक्शन 31 पढ़ चुके हैं जब हमने इनवॉइस का चैप्टर किया।
तो इसमें कहता है कि मूवमेंट है, तो जब भी आप डिलीवरी दे रहे हो या डिलीवरी के लिए चीज जा रही है, जब भी रिमूवल हो रहा है, आपको उस टाइम बिल काटना जरूरी है। मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, तो जब भी उसका मूवमेंट अगर हो रहा है, तो जैसे रिमूवल होगा उसका बिल मुझे काटना जरूरी है एज पर सेक्शन। तो कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस काटना है, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये चीजें मेंशन, ये हमारा ऑलरेडी सेक्शन 31 कवर्ड है, दोबारा हम इस पे टाइम। तो वापस आते हैं सेक्शन 12 पे। तो हमारा सब सेक्शन जो 2 है क्या बोल रहा है, कहता है कि जो भी पहले होगा इन दोनों में से वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पहला, आपने बिल काट दिया, या फिर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग आपने काटने की लायबिलिटी, और दूसरा पेमेंट पहले आ गई तो पेमेंट, जो भी पहले होगा सरकार को जमा करा। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, अभी पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने आपको प्रोडक्ट बेच दिया, तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग बिल काटने की मेरी लायबिलिटी आ गई। बिल भी नहीं काटा मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, ना तो मैंने बिल काटा, ना ही मेरे को पैसा मिला, ना तो इनवॉइस काटा है, ना पेमेंट आई है, लेकिन सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग मेरी ड्यू डेट बनती है कि मेरे को आज आपको बिल काट के देना जरूरी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब का हो जाएगा, आज का ही हो जाएगा। सेक्शन 31 ने मेरे जो क्लोज ए है उसको एक्टिव कर दिया। दूसरा एग्जांपल, मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, अभी बिल नहीं काटा, ना ही सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोडक्ट भी नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे पेमेंट कर दी। तो आपने मुझे जैसे ही पेमेंट करी, पेमेंट करते ही मेरी लायबिलिटी आ गई कि मुझे सरकार को टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। बिल चाहे ना कटाओ, लेकिन पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी आ जाएगी। तीसरा एग्जांपल, सेक्शन 31 की अभी लायबिलिटी भी नहीं आई थी, भी टाइम था, बिल काट सकता था मैं, आपने मेरे को पैसे भी नहीं दिए, लेकिन मैंने आपको बिल काट के दे दिया, मैंने कहा ये लो बिल, ये पेमेंट कर दो। तो जैसे मैं बिल काटूंगा वो लायबिलिटी आ जाएगी। तो इन शॉर्ट, आपने बिल काट दिया, या आपको पेमेंट मिल गई, या आपकी 31 के अकॉर्डिंग बिल काटने की लायबिलिटी, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, जो भी पहले हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको सरकार को करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। सबसेक्शन 1 हो गया हमारा, 2 हो गया। इसका प्रोवाइजो दिया हुआ है सबसेक्शन 2 का। ये प्रोवाइजो एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे। दो नीचे आपकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार छोड़ रहे हैं इसको। सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है मेरा, इन केस ऑफ सप्लाईज in respect of which tax is paid or liable to be paid। ठीक है, ऐसी सप्लाईज जिसके केस में या तो आपने टैक्स पे कर दिया या लायबिलिटी आ रही है। ठीक है, ऑन हाईलाइट करो रिवर्स चार्ज। सबसेक्शन 2 के अंदर कहीं भी रिवर्स चार्ज मेंशन्ड नहीं था। सबसेक्शन 3 बनाया गया स्पेशली कौन से केसेस के लिए, रिवर्स चार्ज के। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, कोई गुड्स, क्योंकि सेक्शन 12 की बात कर रहा हूं, मैंने आपको कोई गुड्स की सेल करी है और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, टैक्स मैंने नहीं भरना, टैक्स किसने भरना है, आपने भरना है। यानी कि आप मुझे टैक्स नहीं दे रहे और मेरे को सरकार को नहीं देना, आप डायरेक्टली ही क्या करोगे, सरकार को टैक्स पे करोगे, वो केस है। तो अगर रिवर्स चार्ज केस है और सेल ऑफ गुड्स है, तो सबसेक्शन 3 पिक्चर में आता है। वो कहता है कि अब मैं आपको बताऊंगा अर्लीस्ट ऑफ द, यहाँ पे आपका सबसेक्शन 2 नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में क्या बताता है वो नीचे, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में 3 पॉइंट्स दिए हुए आपके, ए बी और सी। ए पढ़ते हैं ध्यान से। अब फोकस किसके ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, फोकस आपके ऊपर है। मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, लेकिन टैक्स किसको भरना है, आपको। कब भरना है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है वो देखिए। तो अब क्वेश्चन चलेगा आपके पॉइंट से। आपके पॉइंट से क्या है, पहला, द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। जब मेरे पॉइंट से बात हो रही थी, तो मेरे पॉइंट से बात किस चीज की हो रही थी, मेरे को पेमेंट मिली, मैंने बिल काटा, मेरे बिल काटने की लास्ट डेट क्या थी। अब रिवर्स चार्ज चल रहा है, तो यही सारी बातें उल्टी हो जाएगी, आपके पॉइंट से चलेगी। यानी कि आपको गुड्स मिल गए, वो कहते हैं कि अगर आपको गुड्स मिल गए, तो पेमेंट चाहे आपने की चाहे नहीं की, भाई सरकार को पैसा जमा करा के आओ, आपको आपकी चीज।
The date of payment as entered in books of accounts of the recipient or the date on which the payment is debited in bank account, whichever is earlier. कहता है कि डेट ऑफ पेमेंट लिखी जाएगी कि आपने मुझे पेमेंट कर दी। पेमेंट कैसे होगी? दो चीजें होती है, या तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए या फिर आपने अपने खातों के अंदर मेरे लेजर को डेबिट कर। तो या तो आपने अपनी किताबों के अंदर एंट्री पास कर दी कि भाई मैंने पेमेंट कर दी, या फिर आपने अभी एंट्री पास नहीं की लेकिन आपके बैंक से पैसे कट गए। तो इन दोनों में से भी अगर कुछ हो गया तो भी आपको सरकार को पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो एक तरह से मैं क्लॉज बी को समराइज में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? पेमेंट। जब फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही थी सबसेक्शन 2 में, तो मेरे पॉइंट से क्या था कि मेरे को पेमेंट मिलेगी तो मुझे सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज उसने क्या कहा? कहता आपने सप्लायर की पेमेंट कर दी, आप कहोगे हाँ कर दी, फिर सरकार कहती हमें भी पैसा दो। आप रेसिपिएंट हो, आपने मेरे को पैसे दे दिए, तो सरकार कहती है कि टाइम ऑफ सप्लाई भी यही माना जाएगा, आपको सरकार को भी पैसे। या फिर सी, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, कहां से? बिल की डेट से। बिल किसने काटा होगा? मैंने काटा होगा बिल। तो मेरे बिल काटने के 30 दिन पूरे होने का टाइम दे दिया। समराइज करते क्या कह रहे सेक्शन? सबसेक्शन 3 क्या बोला? कहता कि पहली बात सबसेक्शन 3, सबसे पहले तो सेक्शन 12 कब लगेगा? गुड्स की सेल हुई है, ठीक है। सबसेक्शन 3 में कब आओगे? जब आपका रिवर्स चार्ज है। और सबसेक्शन 3 में यानी कि आपको, आपकी बात हो रही है, रिवर्स चार्ज आप पे लग रहा है। आपने सरकार को टैक्स कब भरना है? पहला, या तो आपको गुड्स मिल गए तो टैक्स भरो, गुड्स नहीं मिले, पेमेंट कर दिया आपने तो भी टैक्स भरो, या फिर ना आपको गुड्स मिले ना आपने पेमेंट करी है लेकिन मेरे को बिल काटे हुए 30 दिन हो गए, तो जैसे ही 30 दिन पूरे हुए, 30 दिन पूरे होते ही आपको टैक्स जो है सरकार को भरना पड़ेगा। ये बात बोलता है हमारा सबसेक्शन। इसके नीचे भी एक छोटा सा प्रोवाइजो दिया हुआ है। कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर ए, बी और सी। जब आप ए, बी और सी कैसे भी नहीं निकाल पा रहे, ये तीनों चीजें कहीं तरह से आइडेंटिफाई नहीं है, कोई केस आ गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो बनेगा कुछ ना कुछ। तो कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन आप डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, जिस दिन रेसिपिएंट अपनी किताबों में एंट्री पास कर लेगा, उसको जो है टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया। तो सेक्शन 12 के अंदर हमने देखा गुड्स के केस में, सबसेक्शन 2 पढ़ा हमने जो आपका फॉरवर्ड चार्ज पे लगता है, सबसेक्शन 3 पढ़ा हमने जो आपका रिवर्स चार्ज पे लगता है। अब बात आती है आपकी सबसेक्शन 4 की। सेक्शन 4 बहुत ही छोटा है। कहता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर। अब एक नई टर्म आ गई हमारे पास, वाउचर। वाउचर क्या होता है समझना ध्यान से। आप आए क्लासेस लेने, या सर्विस का नहीं, गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, गुड्स का केस चल रहा है। आप आए मेरे पास शॉप पे कुछ सामान लेने, मैंने आपको सामान दिया 10,000 रुपए का, आपने खरीदा। मैंने कहा 10,000 का सामान लिया, आपको एक 500 रुपए का वाउचर मिलेगा। एक वाउचर होता है ना जो फ्री मिलता है, आपने कोई चीज खरीदी, मैंने 500 रुपए का वाउचर दे दिया, या आपने कोई सामान खरीदा 10,000 की शॉपिंग करी, लो 1,000 रुपए का वाउचर ले जाओ, उस वाउचर की बात है। तो मैंने अब आपको एक वाउचर दिया, आपने मेरे से 10,000 रुपए का सामान खरीदा, खूब सारी शॉपिंग करी 10,000 रुपए की, मैंने आपको एक क्या दिया? 500 रुपए का वाउचर दे दिया। मैंने कहा लो 500 रुपए का वाउचर, आप दोबारा जब कभी आओगे तो मेरे से कुछ 500 रुपए का सामान ले जाना, और तब आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री है। तो आप जब भी दोबारा आओगे वाउचर अपने साथ ले आना, ये वाउचर मुझे देना और आपको फ्री में चीज मिल जाएगी। अब आप मेरे पास कल वापस आए, आपने कहा मेरे को ये लो 500 रुपए का वाउचर, ये सामान दे दो। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, जब आपने मेरे से 10,000 का सामान खरीदा, तो मैंने आपको 10,000 का सामान दे दिया, टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। 10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स बनता था, मैंने आपसे लिया और सरकार को जमा करा दिया। वो केस तो हो गया खत्म। अब बात करते हैं दूसरे वाले केस की। जब मैंने आपको वाउचर दिया, अब वाउचर आप कल रिडीम कराने हो ऐसा भी हो सकता है, हफ्ते बाद भी आ सकते हो, महीने बाद भी आ सकते हो, या क्या पता आप कहीं रख के भूल ही जाओ, वाउचर आपको मिले ही ना, या हो सकता है वाउचर आपसे खो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपने वाउचर जेब में रखा था, कहीं आपसे गिर गया और अब आपके पास वाउचर है ही नहीं।
लेकिन मैंने तो मेरी तरफ से वाउचर दिया था आपको। तो ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई मेरे लिए क्या बनेगा जब मैंने आपको वाउचर दिया? तो वो कहता है कि इसमें 2 केस होंगे, वाउचर 2 तरह से होते हैं। कौन-कौन से? एक तो ऐसे वाउचर होते हैं जिसपे पहले ही आइडेंटिफाई होता है कि इस वाउचर के बदले ये चीज़ मिलेगी। मैंने वाउचर पे लिख दिया कि भाई ₹500 का वाउचर है, लेकिन इस ₹500 से आप सिर्फ एक यही चीज़ खरीद सकते हो। मैंने स्पेसिफाई कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने कहा 5 शर्टें, इन 5 शर्टों में से 1 शर्ट आपको लेके जानी है। मैंने चीज़ स्पेसिफाई कर दी वाउचर। दूसरा एग्ज़ाम्पल, मैंने लिख दिया ₹500 का वाउचर है, मेरी दुकान से ₹500 का कुछ मर्ज़ी खरीद लो। ठीक है? तो 2 वाउचर हो गए। पहला वो जब वाउचर मैंने आपको दिया, जब जिस टाइम पे मैंने वाउचर आपको दिया, उस टाइम पे वो आइडेंटिफाइड था कि इसके बदले में बाद में क्या जाने वाला है। और दूसरा केस वो, जब मैंने वाउचर आपको दिया, उस टाइम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं था। हो सकता है कल मेरा मान लो सुपरमार्ट है, कल को आप मान लो आके शर्ट भी खरीद सकते हो सकता है आप शैम्पू भी खरीद सकते हो सकता है आप केक पेस्ट्री भी खरीद लो। तो सबके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है? अलग-अलग है। तो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? उसने क्या बोला? सेक्शन 4 पढ़ो ध्यान से, कहता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय अ सप्लायर, कोई सप्लायर है वाउचर दे रहा है, फ्री में भी दे सकता है, पैसे भी दे सकता है, कोई भी केस हो सकता है। मान लो मैंने आपसे 100 रुपए लेके 500 का वाउचर दे दिया। ऐसी स्कीम भी होती है कि 10,000 की शॉपिंग करो, 100 रुपए ऊपर और भरो, 500 का वाउचर मिल जाएगा। ऐसी स्कीम भी होती है, फ्री में भी दे देते हैं लोग, वाउचर हर तरह के होते हैं। तो सारे तरह के वाउचर के ऊपर ये केस लगेगा। तो इसने 2 पॉइंट्स में समराइज कर दिया। इसने कहा वाउचर 2 ही तरह के होते हैं भई, या तो सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाई होती है उस पॉइंट पे। जब मैं वाउचर आपको दे रहा हूँ, उसी टाइम वो आइडेंटिफाइड होता है कि इस वाउचर के बदले यही चीज़ मिलेगी। यानी इस वाउचर के बदले शर्ट ही मिलेगी और शर्ट का रेट मेरे को पता है जीएसटी का क्या है। या फिर इन ऑल अदर केसेस मतलब उस टाइम आइडेंटिफाइड नहीं है। तो मैंने मान लो आपको वाउचर दिया ₹500 का। तो जब मैंने वाउचर दिया उस टाइम मेरे को पता था वाउचर पे मैंने लिखा हुआ था कि बदले में मैं क्या दूँगा, सिर्फ शर्ट पे डिस्काउंट दूँगा 500। और शर्ट का मेरे को जीएसटी का रेट पता है कि शर्ट पे वही 5% का रेट लगता है। तो जब मैंने आपको वाउचर दिया, उस टाइम आइडेंटिफाइबल था कि इसके बदले क्या प्रोडक्ट जाने वाला है और उस प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट मुझे पता है। तो टैक्स कब भरना है सरकार को? सरकार कहती है आपने उसको वाउचर दिया? मैंने कहा हाँ जी, वाउचर दिया। कहते हैं उस वाउचर के बदले आपको पता है वो क्या खरीदेगा? मैंने कहा हाँ, मैंने वाउचर पे लिखा है कि टी-शर्ट ही खरीद सकता है बस। तो सरकार ने कहा कि उस वाउचर के बदले वो टी-शर्ट खरीदेगा। तो उस वाउचर के ऊपर जो है, रेट आपको पता है जीएसटी क्या लगने वाला है? मैं कहा हाँ, मेरे को पता है कि उसपे 12% जीएसटी जाएगा, तो 500 पे 12% मैंने आपको देना बनता है। तो सरकार क्या कहेगी लाओ अभी दे दो। तो अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, तो वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। क्लॉज़ ए में देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जैसे ही वाउचर इश्यू किया तभी वो बन जाएगा। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। सरकार ने कहा आपने इसको वाउचर दिया? मैंने कहा दिया। कहते हैं वो ₹500 से क्या ले सकता है? मैंने कहा कुछ भी ले सकता है। वो कल आए, परसों आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, कभी भी आए। और आगे क्या करेगा? शैम्पू भी ले सकता है, शर्ट भी ले सकता है, केक पेस्ट्री भी ले सकता है। 5% वाली आइटम भी हो सकती है, 12 वाले भी, 18 वाले भी। सरकार कहती है लाओ टैक्स दो। मैं कहूँगा टैक्स कैसे दूँ? मेरे को पता ही नहीं कौन से रेट पे रिडीम होगा वो। मैं कैसे टैक्स दे दूँ? तो सरकार कहती है ठीक है, अभी आपको नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे क्या टाइम ऑफ सप्लाई कब बनाएँगे? जब वो वाउचर रिडीम होगा। तो यानी कि अगर वाउचर इश्यू के टाइम पता है कि वाउचर किस चीज़ पे रिडीम होगा, रेट आपको आइडेंटिफाइड है, तो टाइम ऑफ सप्लाई तभी बन जाएगा। और अगर उस टाइम नहीं पता इन ऑल अदर केसेस तो जब रिडीम होने आएगा तब बनेगा। ये छोटा-सा पॉइंट था हमारा वाउचर का कि वाउचर की अकाउंटिंग कैसे होगी, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग से। तो हमने फॉरवर्ड चार्ज पढ़ लिया, हमने रिवर्स चार्ज पढ़ लिया, हमने वाउचर पढ़ लिया। गुड्स के केस में 3 पॉइंट हमारे थे, 3 आपके सबसेक्शन थे, तीनों हमने ध्यान से पढ़ लिए। अगला आपका आता है सबसेक्शन 5। क्या बात करता है? कहता है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर प्रोविजन ऑफ 2, 3 और 4। ना तो आप सबसेक्शन 2 से निकाल पा रहे हो, ना 3 से निकाल पा रहे हो, ना 4 से। आपके सारे सबसेक्शन फेल हो गए। कोई ऐसा केस आ जाता है, तो क्या करोगे? क्या सरकार को टैक्स नहीं दोगे? नहीं, सरकार को तो टैक्स भरना है।
अगर मेरे तीनों सेक्शन नहीं लग रहे तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा तब भी हमारे पास इलाज है। कोई केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी केस आ गया, जब आपका सब सेक्शन 2 से भी आप बच निकले, 3 से भी बच निकले, 4 से भी बच निकले, तो वो कहता है उस केस में क्या होगा? कहता है आप कोई पीरियोडिकल रिटर्न तो भरते होगे अपनी। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे, जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होगी, वही क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर इन एनी अदर केस, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं हमारे जहाँ पे हमारी पीरियोडिकल रिटर्न नहीं जाती, तो उस केस में क्या करना है? कहते हैं उस केस में जो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होगी, उस टैक्स पेमेंट की डेट को ही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ। तो ये फिफ्थ हमारा जो था रेजिडुअल सेक्शन था कि कुछ भी ना लगे तो हमने प्रोविजन बना के छोड़ दिया। कल को क्लाइंट जो है हमारा अगर कहीं ना कहीं से लूप होल निकाला है 2, 3, 4 से बचने के लिए, तो 5 से वो नहीं बच सकता, क्योंकि कभी ना कभी रिटर्न तो फाइल करेगा, रिटर्न नहीं तो टैक्स तो पे करेगा। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 6, लास्ट सबसेक्शन है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसेक्शन 6 क्या कहते हैं? मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेचा, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट था। मैंने कहा कि 2-4 दिन में पैसे दे देना, नहीं तो इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं, कि आपको हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं, हफ्ते के अंदर या तो मेरी पेमेंट करो, नहीं तो ब्याज लगेगा। आपने कहा चलो ठीक है। आप आए पैसे देने 1 महीने बाद। मैंने कहा बहुत लेट कर दिया आपने भाई, मैं तो 1 महीने का ब्याज लूँगा। तो मैं आपसे कितने रुपए ले रहा हूँ? 5,000 प्लस में फॉर एग्जांपल मान लो 500 रुपए का ब्याज ले लिया। मैंने आपसे 5500 रुपए ले लिए। 5,000 रुपए चीज़ के और 500 रुपए का क्या ले लिया? इंटरेस्ट ले लिया। अब क्या होगा? पहले बात करते हैं 5,000 की। 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई कब रहा होगा? पेमेंट तो आई है महीने बाद, वो छोड़ दो, सब सेक्शन 2 में चलते हैं। पेमेंट आई है महीने बाद, वो छोड़ दो। बिल तो मैंने काट दिया होगा। मैंने आज आपको 5,000 की चीज़ बेची है, मैंने आज आपको 5,000 का बिल काट के दे दिया होगा। तो उस 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो कब बन गया? आज ही बन गया, बात खत्म। लेकिन जब पैसे आए 1 महीने बाद, तो पैसे आ गए 500 ज़्यादा। तो क्या जो 500 ज़्यादा आया इंटरेस्ट के नाम का, उसके ऊपर भी सरकार को टैक्स भरना है? और अगर हाँ भरना है, तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? उसके बारे में बात करते हैं सबसेक्शन 6 में। कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट इज रिलेट टू। किस चीज का टाइम ऑफ सप्लाई? जो रिलेट करता है किसके साथ? एडिशन, जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी थी? 5,000। 5,000 से जो फालतू आए हैं 500 रुपए, किस चीज का है वो 500 रुपए? बाय वे ऑफ, या तो वो इंटरेस्ट का होगा, या वो लेट फीस के नाम का लिया होगा मैंने, या मैंने कोई पेनल्टी लगाई होगी उसके नाम का लिया होगा। और डिलेड पेमेंट, आपने पेमेंट डिले की, तो उस डिलेड पेमेंट के नाम का मैंने आपसे इंटरेस्ट, लेट फीस या कुछ पेनल्टी ले लिया, कोई भी कंसीडरेशन ले लिया। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? शैल बी द डेट, कौन सी डेट? ऑन विच, जिस दिन सप्लायर को वो एडिशन अमाउंट मिली। यानी कि इस 5500 में 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो आज बन गया था जब बिल काटा, और बाकी के 500 का टाइम ऑफ सप्लाई कब मिलेगा? जब वो रिसीव होगा। ड्यू बेसिस नहीं है, रिसीव बेसिस कर दिया। तो आप मेरे को 5,000 की जगह 5500 दे गए, तो जिस दिन 5500 दिए, उस दिन उस एक्स्ट्रा वाले 500 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया। तो ये था मेरा छोटा सा सेक्शन, हमारा सेक्शन 12 आपका सीजीएसटी एक्ट का। एक बार समराइज करते हैं जल्दी से। सेक्शन 12 आपका सीजीएसटी एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 12 में सबसे पहले हमने किया सेक्शन 1। सेक्शन 1, सेक्शन 1 ने सिंपल सा बताया कि भाई जो पेमेंट की लायबिलिटी है वो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। सब सेक्शन 2 ने बात करी किसकी? फॉरवर्ड चार्ज की। मैंने आपको चीज बेची, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है। तो उसने क्या बोला? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्नड। और अगर आपने बिल अब तक नहीं काटा और बिल काटने की लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31 जा चुकी है, तो सेक्शन 31 वाली ड्यू डेट मान। ये था सबसेक्शन 2। फिर आया सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमारा चलता था रिवर्स चार्ज के केसेस में। तो रिवर्स चार्ज के केसेस में उसने क्या कहा? फॉरवर्ड चार्ज में भी पेमेंट का पॉइंट था, रिवर्स चार्ज में भी पेमेंट का पॉइंट आ गया। फॉरवर्ड चार्ज में बिल काटना था, वहां पे बिल काटने के 30 दिन का और टाइम दे दिया, और एक तीसरा पॉइंट और डाल दिया उसमें, क्या? रिसीप्ट ऑफ गुड्स। यानी कि अगर आप पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको गुड्स मिल गए, या फिर आपने पेमेंट कर दी, या फिर बिल कटे 30 दिन हो गए, जो भी पहले हो जाएगा
टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, आपको सरकार को टैक्स भरना पड़ेगा। चौथा हमने देखा वाउचर का केस था कि अगर वाउचर आ रहा है तो वाउचर तो दो ही तरह के होते हैं, या तो वाउचर इश्यू के टाइम पता होगा कि भाई इसके बदले ये जाने वाला है, चाहे वो जाए चाहे ना जाए। मैंने आपको आज वाउचर दिया, आप चाहे वो वाउचर लेके वापस आओ, चाहे हो सकता है वाउचर कभी भी ना आए, लेकिन सरकार को तो आज उसका टैक्स चला जाए अगर वो आइडेंटिफाइबल है तो। लेकिन अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वाउचर पे सरकार को टैक्स कब मिलेगा, जब वो रिडीम होने आएगा। रिडीम होने सर आए ही ना तो उस केस में सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना कि वाउचर के केस में आइडेंटिफाइबल है तो इश्यू के टाइम सरकार को टैक्स भरना है, टाइम ऑफ सप्लाई कब है, इश्यू का टाइम। आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडेम्पशन, रिडेम्पशन नहीं होगा तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा सरकार। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 12। फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे रेजिडुअल सेक्शन थे, छोटे छोटे सब सेक्शन। फिफ्थ कहता है कि भाई कोई भी ना लगे तो रिटर्न देख लेना, नहीं तो पेमेंट तो देख लेना। और सिक्स्थ कहता है कि जो आपका एक्स्ट्रा में इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी वगैरह आ रही है वो रिसीव बेसिस पे जब आएगी तब हम उस पे टैक्स लगा देंगे, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 12। आई होप आपको गुड्स का अच्छे से प्रोविजन समझ आ गया होगा कि गुड्स के केस में कब जो है सरकार को टैक्स भरना होगा। आगे इसका एक बार थोड़ा एनालिसिस देखते हैं, क्या कहता है आपका सेक्शन 31 ऑलरेडी हमारा कवर्ड है। एनालिसिस क्या कहता है, कहता है सेक्शन 12 में हमने टाइम ऑफ सप्लाई का देखा, ठीक है सर देखा। कौन कौन सी सिचुएशन देखी, पहला देखा सप्लायर जब लायबल टू पे टैक्स है यानी कि फॉरवर्ड चार्ज वाला देखा हमने, सब सेक्शन 2 में देख लिया। सेकंड हमने रिवर्स चार्ज वाला पढ़ा सेक्शन 12 में, थर्ड क्लॉज में आपका वो आ गया। वाउचर्स का टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा गुड्स के केस में वो हमने देख लिया। रेजिडुअल केसेस है वो हमने देख लिया, कुछ भी नहीं होगा तो रिटर्न की डेट या फिर पेमेंट मान लिया जाएगा। और आखिरी हमने देखा कि इंटरेस्ट लेट फीस होता है तो उसके केस में कैसे होता है तो पेमेंट के माना जाता है। ये आपका सेक्शन 12(2) एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से आप रीडिंग ले लेना इसको। एक इसमें पीछे एग्जम्पशन आई थी, एक छोटी सी, ये डिस्कस करते हैं। एग्जम्पशन क्या है, हमने सेक्शन 12 और सेक्शन 2 के अंदर अभी ऊपर पढ़ा कि इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। एक इसके अंदर एग्जम्पशन आई थी जब हमारा जीएसटी का प्रोविजन आया था, उस टाइम यही प्रोविजन था कि इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन इस प्रोविजन से कुछ एक लोगों को इशू आता, कुछ एक लोगों के इश्यूज थे तो उन्होंने गवर्नमेंट को कंसर्न अपना बताया, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन में थोड़ा सा चेंज किया। चेंज कैसे किया, थ्रू एग्जम्पशन। सेक्शन है, सेक्शन में चेंज नहीं किया उन्होंने, एक एग्जम्पशन लेके एग्जम्पशन से बेनिफिट दिया। एग्जम्पशन क्या थी देखो, कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांसेस रिसीव्ड और सप्लाई ऑफ गुड्स। एक स्पेशल प्रोविजन लेके आए, किस केस में, गुड्स के केस में, यानी कि सेक्शन 13 के लिए नहीं है, सिर्फ ये एग्जम्पशन गुड्स के केस में 12 के लिए वैलिड है। कहता टाइम ऑफ सप्लाई लिंक्ड विद पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है सर, हमने ऊपर पढ़ा अभी कि टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट या इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर हो। लायबिलिटी टू पे टैक्स कब आती है, अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई and the same can be paid by the prescribed due date. In exercise of the power confirmed by section 148, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 148 सेक्शन की पावर का यूज करते हुए जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, काउंसिल ने रिकमेंड किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाली 66/2017, 15 नवंबर 2017 को। जीएसटी आने के कुछ ही महीने बाद ये नोटिफिकेशन आ गई थी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया क्या कि रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन, कंपोजिशन वालों के लिए एग्जम्पशन नहीं है, वो छोड़ दो, शुड पे जीएसटी, जीएसटी पे करेंगे कैसे, ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। सेक्शन में क्या लिखा था कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में क्लॉज ए और बी विच एवर इज अर्लियर, यानी कि ए और बी में से जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरना है।
लेकिन एग्जम्पशन ने क्या बोल दिया, इसने बी क्लोज को हटा दिया यहाँ से। इसने बोला आपको ए और बी में अर्लियर नहीं देखना, आपको टैक्स किसके हिसाब से भरना है, ए के हिसाब से, यानी कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर जो लास्ट डेट बनती है सेक्शन। यानी कि अगर मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा और बिल नहीं काटा, सेक्शन 31 की ड्यू डेट भी नहीं आई, पेमेंट ले ली, तो पेमेंट ले ली तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 पहले क्या कहता था, ए और बी विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट आ गई टैक्स भरो। लेकिन इस एग्जम्पशन ने मेरे को बचा लिया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। इस एग्जम्पशन ने बोला कि भाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लगाते हुए ए और बी विच एवर इज अर्लियर नहीं आओ, बी हटा दो वहां से, सिर्फ ए के हिसाब से चलो। तो यानी कि सबसेक्शन 2 के अंदर अब क्या रह गया, सिर्फ ए। बी सेक्शन के अंदर तो है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इंपैक्ट खत्म कर दिया किसने, एग्जम्पशन। इन सिंपल वर्ड्स नीचे दोबारा बताता है, कहता ओल्ड टैक्स पेयर एग्जम्प्ट कंपोजिशन वाले आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ एडवांस। जब उनको एडवांस मिलेगा उस टाइम उनको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स अपना कब भरेंगे, जब वो इनवॉइस काटेंगे, इनवॉइस के बेस पे अपना टैक्स भरेंगे। अब बात रही कंपोजिशन की, ऊपर उसने कंपोजिशन को एक्सक्लूड क्यों किया वो भी समझ लेते हैं। कहते हैं कि कंपोजिशन सप्लायर को टैक्स कब भरना होता है, उसको भरना होता है 1% या उसका जो भी रेट है। 1% किसका, सेल का। सेल का 1% भरना है, जितना उसने माल बेचा उसका 1%। वहां तो कोई इनवॉइस काटने का या फिर आपका कोई पेमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, उसको एडवांस मिले ना मिले कोई लेना देना ही नहीं है। उसने तो इकट्ठा टैक्स भरना है, कब भरना है, टोटल पूरे पीरियड की जितनी सेल होगी उस सेल पे मल्टीप्लाई किया रेट और वो सरकार को जाके जमा। मैंने एक क्वार्टर में 10 लाख की सेल की, 10 लाख मल्टीप्लाई 1%, ये लो जी मैं इकट्ठा गया सरकार को 10,000 रुपए जमा कराया। उसको तो पहले भी पेमेंट का कोई लेना देना, तो उसके लिए रिलैक्सेशन की जरूरत भी। ये उसने एक बात की, छोटी सी एग्जम्पशन आई हुई थी, ये उसने बता दिया। बाकी का आपका टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक के लिए इतना।